मेरी बहन और मैंने एक साथ 2 सिस्टम जगाए। इनमें से एक था क्लियर सिस्टम, जो शरीर की ताकत खर्च करके किसी भी चीज को मिटा सकता था। वहीं दूसरा था स्टॉक पाइल सिस्टम, जिसके पास अपनी खुद की जगह थी जहाँ सामान जमा किया जा सकता था। बड़ा भाई होने के नाते मुझे अपनी बचपन से कमजोर बहन की चिंता थी, इसलिए मैंने ताकत खर्च करने वाला क्लियर सिस्टम चुना और बहन ने स्टॉक पाइल सिस्टम चुन लिया। किसे पता था कि 1 हफ्ते बाद ही प्रलय आ जाएगा, फिर भीषण ठंड और ज़ॉम्बी की लहरें कहर बरपाने लगेंगी। क्लियर सिस्टम के सहारे मैंने जान लगाकर ज़ॉम्बी साफ किए। जल्द ही मैं पूरे शहर का हीरो बन गया। वहीं मेरी बहन बस पीछे के कमरे में गोदाम की मैनेजर बनकर रह गई। एक बार ज़ॉम्बी की लहर के दौरान जब मैं गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया और मुझे तुरंत जीवनदायी सामान की जरूरत थी, तो पता चला कि बहन ने सेफ हाउस का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। वो ठंडी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, तुम्ही को हीरो बनने का हक क्यों मिले और मुझे बस गोदाम की मैनेजर बनकर रहना पड़े। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो बहन मुझसे पहले ही क्लियर सिस्टम झपट चुकी थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वो भी दोबारा जी उठी है, इसलिए मैं मुस्कुराया, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि क्लियर सिस्टम की कीमत क्या होती है। इसका इस्तेमाल करने में भारी मात्रा में ताकत खर्च होती थी और मेरे जैसे मजबूत शरीर वाले इंसान को भी इसके बाद किसी बड़ी बीमारी जैसी कमजोरी महसूस होती थी, जबकि वो तो ऐसी नाजुक बच्ची थी जो बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल पाती। इसलिए एक बार इस्तेमाल करते ही शायद 3 दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। आंखें खुलते ही मैंने बहन को कहते सुना, भैया वो लाल वाला मुझे चाहिए। फिर किसी बच्चे की तरह जिसे डर हो कि उसका खिलौना छिन जाएगा, उसने फौरन दाईं तरफ रखे क्लियर सिस्टम की तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उंगली लाल आइकॉन को छू गई, उसके चेहरे पर एक दीवानगी भरी मुस्कान फैल गई। इस बार दुनिया की नजरों में सम्मानित होने वाला हीरो मैं बनूंगी। फिर उसने मेरी तरफ पलट कर देखा। उसकी नजरों में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। बेवकूफ भैया, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं, सबसे ताकतवर वाली एबिलिटी मैं ले चुकी हूँ। इस बार तुम्हें मुझसे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। फिर मैं धीरे धीरे उस छोड़े हुए स्टॉक पाइल सिस्टम की तरफ बढ़ गया। छिंग छिंग, तुम्हें यकीन है कि तुम वही चाहती हो? ये तो लड़ाई वाला सिस्टम लग रहा है, इसमें काफी मेहनत लगेगी। क्योंकि जिंग छिंग को अभी अभी यह ताकत मिली थी, इसलिए वो इस वक्त पूरी तरह घमंड से भरी हुई थी। उसने बाल झटके और समझदारी दिखाते हुए कहा, भैया मैंने भी सोच लिया है, बचपन से अब तक हमेशा तुमने मुझे बचाया है, इस बार बारी मेरी है तुम्हें बचाने की। ये मार काट गंदा थका देने वाला काम मैं संभाल लूंगी। वो सुनहरा वाला तो शायद बस कोई स्टोरेज स्पेस है, ये तो तुम जैसे सलीके वाले इंसान के लिए बिल्कुल सही रहेगा, तो तुम बस लॉजिस्टिक्स संभाल लेना। मुझे बचाना, मैं मन ही मन हंसा। दरअसल तुम मुझे भी अपना जरिया बनाना चाहती हो। फिर पिछले जन्म की तरह जब मैंने तुम्हें बचाया था, इस बार भी मेरी हर कीमत निचोड़ लेना चाहती हो, इसलिए मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उंगली बढ़ाकर सामने रखे सुनहरे निशान को हल्के से छुआ और उसी पल एक गर्म सुनहरी रोशनी ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। सिस्टम बाइंडिंग सफल, होस्ट जिंग बूफान, एबिलिटी इन्फिनिट स्टॉक पाइल, स्तर शुरुआती। प्रलय आने में अभी बचे हैं 167 घंटे 59 मिनट। इसी वक्त अपना सिस्टम बाइंड करा चुकी जिंग छिंग खुशी से बेकाबू हो गई। उसने हवा में हाथ लहराया और मेज पर रखा क्रिस्टल का एस्ट्रे लैंप पल भर में गायब हो गया। तभी उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सीना पकड़कर एक सांस ली, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर वही दीवानगी वाली मुस्कान लौट आई। ये सच है, सच में यह ताकत अब मेरे पास है। फिर वो पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी निर्भरता नहीं थी, बस खुला घमंड था। भैया मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है, एक गिलास पानी ले आओ। और हाँ, माँ पापा वाला वो बैंक कार्ड भी मुझे दे दो, मुझे कुछ सामान लेने बाहर जाना है, तैयारी करनी है। उसका लहजा बिल्कुल वैसा था जैसे कोई नौकर को हुक्म दे रहा हो। फिर मैंने अपनी उसी बहन को देखा जिसने पिछले जन्म में मुझे रसातल में धकेल दिया था और धीरे से बस एक शब्द कहा, निकल। उस पल हवा जैसे जम गई। झिंग छिंग के चेहरे की मुस्कान वहीं ठहर गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मैं उसकी हर बात मानता आया था। भैया तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम अब भी इस बात से नाराज हो कि मैंने वो लाल वाला सिस्टम छीन लिया? पर मैंने भी तो तुम्हें बचाने के लिए ही ऐसा किया था। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। फिर मैं उठकर खड़ा हो गया और ऊपर से नीचे देखते हुए झिंग छिंग को घूरता रहा। और एक बात और, ये घर मेरा है, प्रॉपर्टी के कागज पर मेरा ही नाम लिखा है। 10 मिनट के अंदर अपना सामान समेटो और यहाँ से निकल जाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? आखिरकार झिंग छिंग अब अपना नाटक जारी नहीं रख पाई। ये माँ पापा का घर है, तुम्हें मुझे भगाने का हक किसने दिया? और मैंने तो अभी सबसे ताकतवर एबिलिटी जगाई है। तुम्हें अंदाजा भी है इसका क्या मतलब है? प्रलय बस आने ही वाला है, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। अभी तुम मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो, बाद में जब तुम मुझसे गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करूंगी। क्योंकि उसे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए उसे लगता था कि मैं पिछले जन्म की तरह ही उसके सामने घुटने टेक दूंगा। इसलिए मैं मुस्कुराते हुए कदम दर कदम झिंग छिंग की तरफ बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसे दीवार के कोने में धकेल दिया। सबसे ताकतवर एबिलिटी। फिर मैंने जोर से एक मुक्का उसके कान के पास वाली दीवार पर जड़ दिया और एक जोरदार धमाके के साथ झिंग छिंग डर से चीख पड़ी और सिर छुपाकर बैठ गई। तुम्हारी तथाकथित एबिलिटी बस तुम्हारे उन फटे पुराने कपड़ों को गायब कर सकती है? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ मिटा सकती है? 7 दिन बाद तापमान -60 डिग्री तक गिर जाएगा। बिना खाने कपड़ों के चाहे तुम पूरी इमारत ही क्यों न मिटा दो, तुम भूख और ठंड से मर ही जाओगी। इस पर झिंग छिंग का पूरा बदन कांप उठा। सच तो यह है कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं आया था, लेकिन जल्द ही उसने अकड़ कर गर्दन उठाई। तो क्या हुआ? मैं लूट लूंगी, जो भी मुझे सामान देने से इनकार करेगा मैं उसे गायब कर दूंगी। बात रही तुम्हारी, तो एक टूटे फूटे गोदाम की रखवाली करने से क्या फायदा? आखिर तुम्हें भी तो मेरे भरोसे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम्हारी किस्मत बुलंद रहे। फिर मुझे उससे फालतू बहस करने का मन नहीं था, इसलिए मैं गेट की तरफ चला गया और दरवाजा खोल दिया। अभी के अभी निकल जाओ, वरना मैं
सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। भूलो मत, ये अब भी एक कानूनी समाज है। गैर कानूनी तरीके से घुसने पर मैं पुलिस को बुला सकता हूँ। फिर झिंग छिंग मेरी अटल पीठ को देखती रही। उसकी आंखों में झर उमड़ने लगा था। ठीक है, बहुत ठीक है। जब तुम इतने बेदर्द बन ही गए हो तो फिर मुझे भी माफ करना। जब प्रलय आएगा तब देखते हैं कि तुम अपने कबाड़ के ढेर के साथ मुझसे कैसे गिड़गिड़ाते हो। झिंग बूफान, पछताओगे तुम इसका। फिर झिंग छिंग कमरे में भागी। जल्दबाजी में उसने कुछ कपड़े और गहने सूटकेस में ठूंसे और सामान खींचते हुए गुस्से से गेट से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने मुझे एक जहरीली नजर से घूरा। इस बार मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह अपने सामने मरता देखूंगी। फिर दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैंने दरवाजे पर पीठ टिकाकर एक लंबी सांस ली। आखिरकार पहला कदम पूरा हो गया था और इस हर वक्त पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार नम कहराम भेड़िए के जाते ही अब मैं आखिरकार पूरी ताकत से यह लड़ाई लड़ सकता था। फिर मैंने फोन निकालकर वक्त देखा। तारीख थी 15 जनवरी 2026 सुबह के 10 बजे, यानी प्रलय आने में ठीक 7 दिन बाकी थे। इसलिए मैंने अपना करीब 80 लाख का फ्लैट ऑनलाइन बेचने के लिए लगा दिया। साथ ही माँ पापा की छोड़ी करीब 1 करोड़ 10 लाख की विरासत भी थी। लेकिन -70 डिग्री की भीषण ठंड झेलने वाला, ज़ॉम्बी की लहरों से बचने वाला एक किला बनाने के लिए और अकेले कई जन्मों तक चलने वाला सामान जमा करने के लिए ये रकम तो नाकाफी से भी कम थी। इसलिए मैंने बैंक को फोन करके कंपनी के शेयर और अपना मौजूदा फ्लैट दोनों गिरवी रख दिया। फिर कुछ प्राइवेट कर्जदारों को भी फोन घुमाए और सारे ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म और क्रेडिट कार्ड पूरी तरह खाली कर दिए। मैं किसी पागल जुआरी की तरह था और बस एक दोपहर में ही मेरे हाथ में 1 करोड़ 60 लाख की नकद रकम आ चुकी थी। अब काफी हद तक हो गया था। बैंक अकाउंट में चमकते वो अंक देखकर मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बस एक बेचैनी थी। आखिर पैसा तो बस कागज है, असल जिंदगी तो तभी है जब ये सामान में बदल जाए। फिर मैंने अपनी अब तक बिकी न हुई SUV लेकर सीधा शहर के बाहरी इलाके की तरफ गाड़ी बढ़ाई। मेरा निशाना साफ था, पश्चिमी उपनगर में पड़ा वो छोड़ा हुआ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क। ये जगह कभी पूरे शहर का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज बेस हुआ करती थी और बाद में मालिक के पैसे लेकर भाग जाने के बाद बर्बाद पड़ी थी। वो जगह एकांत में थी, चारों तरफ खुला इलाका था, यानी सुरक्षा में आसान और हमला करना मुश्किल। पिछले जन्म में उस जगह पर एक माफिया गैंग का कब्जा था जो बाद में सबसे बड़े सर्वाइवर बेस में बदल गया था। लेकिन इस बार वो जगह मेरी होगी। फिर मैंने वहाँ के केयरटेकर बुजुर्ग को ढूंढ निकाला। तुरंत उसके हाथ में 20,000 नकद थमा दिए और बताया कि मैं इसे आधे महीने के लिए किसी हॉरर एस्केप रूम सेटअप के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ। साथ ही यह भी कहा कि मुझे कोई कागजी अनुबंध नहीं, बस चाबी चाहिए। नोटों की मोटी गड्डी देखकर वो बुजुर्ग इतनी जोर से मुस्कुराया कि उसके नकली दांत तक हिलने लगे और बिना कुछ पूछे उसने चाबी थमा दी। चाबी मिलते ही मैंने सबसे पहले गेट अंदर से बंद कर दिया। फिर उस विशाल भूमिगत कोल्ड स्टोरेज के अंदर चला गया। हालांकि वो 2 साल से बंद पड़ा था, फिर भी जमीन से 10 मीटर नीचे होने की वजह से अब भी वहाँ ठंडक और सीलन बनी हुई थी। जगह करीब 3000 स्क्वायर मीटर की थी और ऊंचाई 8 मीटर। सिस्टम, इस जगह को स्कैन करो। मैंने मन ही मन आदेश दिया। स्कैन पूरा। एक अर्धबंद भूमिगत स्थान मिला। सेफ हाउस में बदलने की बुनियादी शर्तें पूरी होती हैं। क्या स्पेस एंकरिंग शुरू करें? एंकरिंग के बाद यह जगह असल दुनिया के लिए एक सप्लाई ट्रांसफर पॉइंट बन जाएगी। आप कभी भी इंटरफेस के जरिए बाहर के सामान को सीधा यहाँ भेज सकते हैं या फिर सिस्टम स्पेस में रखा सामान यहाँ छोड़ सकते हैं। एंकर करो। अब जगह तय हो गई थी, इसलिए अगली बारी थी उसे भरने की। तुरंत मैं सीधा शहर की सबसे बड़ी कृषि थोक मंडी गया और पागलों की तरह सामान जमा करने लगा। मेरी इस दीवानी खरीदारी ने पूरे बाजार में हलचल मचा दी। यहाँ तक कि एक रहस्यमयी नौजवान जो थोक व्यापारी की तरह सामान भर रहा है, ये देखकर मंडी प्रबंधन की नजर भी मुझ पर पड़ गई। लेकिन मैंने पहले से ही अपनी कहानी तैयार कर रखी थी, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि यह दूर पहाड़ी इलाकों की कुछ बड़ी खदानों के लिए सालाना सप्लाई का इंतजाम है और चूंकि जल्द ही पहाड़ बंद होने वाले हैं, इसलिए अगले कुछ दिनों में यह पूरा सामान इकट्ठा करना जरूरी है। आखिर पैसे के दम पर चलने वाली इस दुनिया में अगर पैसा सही जगह पहुँच जाए तो चाहे बहाना कितना भी बेतुका क्यों न हो, कोई न कोई मदद कर ही देता है। फिर रात होते होते सामान से भरा पहला बड़ा ट्रक पश्चिमी उपनगर की उस छोड़ी हुई फैक्ट्री में दाखिल हुआ। जब सारे मजदूर सामान उतार कर निकल गए तो मैंने लोहे का गेट फिर से बंद कर दिया। अब उस विशाल कोल्ड स्टोरेज में सामान पहाड़ों की तरह ढेर हो गया था। इसके बाद मैं 5 मीटर ऊंचे चावल के उस ढेर के पास गया और हाथ बढ़ाकर सबसे नीचे रखी बोरी पर हथेली टिका दी। अब्सॉर्ब। अगले ही पल आंखों के सामने वो पहाड़ जैसा 50 टन चावल हवा में गायब हो गया। फिर मैंने आंखें बंद की। मेरी चेतना पूरी तरह सिस्टम स्पेस में चली गई। वहाँ उस अनंत सफेद जगह में वो 50 टन चावल हवा में शांत तैरता हुआ नजर आया, बिल्कुल उसी शक्ल में जिसमें अभी अभी वो ढेर किया गया था। दरअसल यहाँ वक्त थम सा गया था, इसलिए चाहे 100 साल बीत जाए, ये चावल पकाने पर भी वैसा ही ताजा स्वाद देगा। वाह, मैं बरबस गुर्रा उठा। आखिर हर चीज को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेने, हर चीज पर काबू पा लेने का यह एहसास सच में नशीला था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि -60 डिग्री की उस भीषण ठंड में बिना किसी गर्मी के स्रोत के यह सारा खाना बस जमी हुई चट्टान बनकर रह जाता। इसलिए मैंने दोस्तों की मदद से 10,000 टन कोयला, डीजल, सोलर पैनल और जनरेटर, साथ ही एयर मैट्रेस भी खरीद डाले। दरअसल मैं सिर्फ इस कोल्ड स्टोरेज में कई जिंदगियों तक चलने वाला खाना जमा नहीं कर रहा था, बल्कि इसे एक ऐसा तापमान नियंत्रित किला बना रहा था जिसे कोई परमाणु बम तक न तोड़ सके। तभी फोन पर एक मैसेज आया झिंग छिंग की तरफ से, एक तस्वीर के साथ। तस्वीर में वो और उसका सीनियर चेन शू किसी शानदार फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे थे। बेचारे भैया, घर से निकाले जाने के बाद तो बस इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा करना पड़ रहा होगा। मैं और सीनियर अपनी नई जिंदगी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर तुम अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे
मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें ब्रेड का एक टुकड़ा दे दूं। स्क्रीन देखते हुए मेरे होंठों पर एक तंज भरी मुस्कान उभर आई। खाओ, खूब खाओ, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है जिसे इंसानों वाला खाना कहा जा सकता है। फिर मैंने बस 2 शब्द टाइप किए, गर्म कपड़े पहनना। इसके बाद उसका नंबर ब्लॉक करके फोन बंद कर दिया। मैं दूसरी मंजिल के लोहे के हवा में लटके गलियारे पर खड़ा था। नीचे दर्जनों मजदूर चींटियों की तरह इस विशाल लोहे के दानव के पेट में काम में जुटे थे। बॉस, ये डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है क्या? ये कहने वाले का नाम था लाओहे, जो आमतौर पर सबसे तेज तर्रार ठेकेदार माना जाता था। लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद उस बारीकी से भरे नक्शे को देखकर उसका चेहरा भी बुरी तरह उलझा हुआ था। पूरे कमरे में 50 सेंटीमीटर मोटी एरोस्पेस ग्रेड जेल इंसुलेशन लगवानी है और इसके ऊपर 20-20 मिलीमीटर मोटी 2 परतों में बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट भी। ये किस तरह की डिजाइन है? परमाणु बम से बचाव या गॉडजिला से? साथ ही तुम्हें हवा के सारे मौजूदा वेंट पूरी तरह बंद करने हैं। बस 2 ऐसे इनटेक वेंट रखने हैं जिनमें बायोकेमिकल फिल्टर लगा हो। इस पर लाओहे ने माथे का पसीना पोंछा। भाई, ये लागत कोई छोटी रकम नहीं है। पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया गया है, 50 लाख एडवांस। मुझे 3 दिन में यह काम पूरा चाहिए। हर सामान स्टॉक में मौजूद होना चाहिए। अगर स्टॉक में न हो तो किसी और साइट से उखाड़ कर ले आओ। मैं 3 गुना कीमत दूंगा, कोई मोल भाव नहीं। फिर मैंने पलटकर लाओहे की आंखों में देखा। बस एक ही नियम है, ये मत पूछना कि क्यों। तस्वीर मत लेना, सोशल मीडिया पर मत डालना, और पूरा होने के बाद तुम्हें 20 लाख अलग से चुप रहने की कीमत दूंगा। इस पर लाओहे का गला बुरी तरह हिल उठा। आखिर 70 लाख कुल मिलाकर ये उसके सामान्य 2 साल के मुनाफे के बराबर था। ठीक है बॉस, तुम तो मेरे लिए बाप समान हो। जब तुम इतने दिलदार हो तो मैं भी यही कह देता हूँ, अगर 3 दिन में काम पूरा न हुआ तो अपना सिर उतार कर तुम्हें फुटबॉल की तरह किक करने दूंगा। जोश से भरे लाओहे की पीठ देखकर मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई। दरअसल मैं सिर्फ एक पनाहगाह नहीं बना रहा था, बल्कि प्रलय के बाहर एक पूरी तरह स्वतंत्र इकोसिस्टम खड़ा कर रहा था। फिर मैं फैक्ट्री के एक कोने में गया जहाँ अभी अभी पहुंचा एक खास खेप रखी थी। जैसे ही बड़े बड़े लकड़ी के बक्से खुलवाए गए, अंदर से गहरी काली धातु की चमक दिखाई दी। दरअसल यह मामूली स्टील नहीं था, बल्कि खास झरियों से लाए गए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस जनरेटर और मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ शीशे थे। आखिर प्रलय के शुरुआती दिनों में सबसे डरावनी चीज ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान का दिल होता है, और जब भूख और ठंड इंसान को जानवर बना देते हैं तो एक आम रोलिंग शटर किसी हिंसक भीड़ के सामने कागज जितना कमजोर साबित होता है। इसलिए मैंने सिस्टम से इन सारी सामग्रियों को अंदर ले लिया। फिर नक्शे के मुताबिक जगह जगह उन्हें ठीक ठाक फिट किया। मजदूरों के खाना खाने चले जाने के दौरान मैंने उंगली से इशारा किया और वो भारी भरकम बुलेट प्रूफ शीशे, 10 टन वजनी सामान पल भर में गायब हो गया। फिर सिस्टम के सटीक नियंत्रण में वो फैक्ट्री की छत की रोशनदान वाली जगह में बिना किसी दरार के फिट हो गया। आखिरी निर्माण गाड़ी के जाते ही विशाल लोहे का गेट धीरे धीरे बंद हो गया। इस पूरी तरह मेरे स्वामित्व वाले लोहे के कगले के बीचों बीच खड़ा होकर मैंने पहाड़ों जैसे ढेर सामान को देखा। अभी भी काफी नहीं है, बहुत कम है। फिर मैंने फोन बैलेंस देखा, 50 लाख से भी कम बचे थे। दरअसल वैध झरियों की खरीद शक्ति अब सूख चुकी थी, इसलिए अब बारी थी 0 रुपए की शॉपिंग नाइट की। रात के 2 बजे पूर्वी बंदरगाह का बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स सेंटर, शहर का सबसे बड़ा आयात निर्यात सामान का केंद्र। यहाँ हजारों कंटेनर बच्चों के खिलौनों की तरह डॉक पर ढेर लगे थे, जिनमें दुनिया भर से आया शानदार सामान भरा था। एक ही रात में मैंने लगभग आधे बॉन्डेड जोन के कीमती गोदाम खाली कर दिया। यहाँ तक कि दिमाग में हल्की सी झंझनाहट होने लगी। ये मानसिक शक्ति के ज्यादा इस्तेमाल की चेतावनी थी, इसलिए मजबूरन मन अभी पूरी तरह भरा न होने के बावजूद मुझे रुकना पड़ा। ठीक जब मैं वहाँ से निकलने वाला था तभी अचानक इंजनों की तेज आवाज ने रात की खामोशी तोड़ दी। फिर कुछ काली मॉडिफाइड एसयूवी गाड़ियाँ गरजती हुई बंदरगाह में घुस आईं और थोड़ी दूर एक छुपे हुए गोदाम के सामने रुक गईं। जैसे ही दरवाजे खुले, उनमें से दर्जनों टैटू वाले आदमी उतरे। सबसे आगे एक गंजा आदमी अपने साथियों को जोर जोर से सामान उठाने का हुक्म दे रहा था। जल्दी करो, लॉन्ग भाई ने कहा है, ये खेप आज रात ही निकलनी है। ऊपर वालों की नजर आजकल काफी तेज है। वो जिन बक्सों को ढो रहे थे उन पर साफ साफ खतरनाक सामान के निशान छपे थे। इसलिए मैंने आंखें सिकोड़ी और सिस्टम का लंबी दूरी वाला स्कैन शुरू किया। स्कैन नतीजा आया, TNT विस्फोटक, डेटोनेटर, इंडस्ट्रियल नाइट्रिक एसिड, यानी ये हथियार थे। एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। यह इलाके के सबसे बड़े माफिया गैंग ब्लैक सैंड गैंग का तस्करी का अड्डा था। उन TNT को देखकर, जो सिर्फ ज़ॉम्बी को नहीं बल्कि किसी भी सुरक्षा दीवार को उड़ा सकते थे, मैंने अपने होंठ चाटे। ये तो सीधे दरवाजे पर आया तोहफा था, और इन विस्फोटकों के साथ मेरे पास आखिरी तुरुप का पत्ता होता। आखिर जब मिल ही गया तो कोई शर्म कैसी। इसलिए मैंने चुपचाप सिस्टम स्पेस का फायदा उठाते हुए गोदाम के पीछे का रास्ता लिया और उस पतली सी रंगीन धातु की दीवार पर हाथ टिका दिया। यह दूरी सिस्टम की एब्जॉर्ब रेंज में बिल्कुल सही थी। सिस्टम, गोदाम के अंदर मौजूद सारे विस्फोटक लॉक करो, पूरी तरह एब्जॉर्ब करो। फिर गोदाम के अंदर सामान ढो रहे गुर्गों को बस एक चमक दिखी, और जो भारी बक्सा अभी अभी उनके हाथ में था वो अचानक गायब हो गया। इसके बाद हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सामान गायब है, सब गायब है। फिर गंजा सरगना दौड़ कर आया और उस खाली गोदाम को देखते हुए उसका चेहरा गुस्से से लेकर दहशत और फिर पूरी तरह हैरानी में बदल गया। कौन, किसने किया ये? सामने आ मेरे। उसने पिस्तौल निकालकर हवा में बेतहाशा घुमाई, लेकिन तब तक मैं भाग दौड़ के बीच बंदरगाह की 4 दीवारी फांद कर रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। फिर 24 घंटे की उलटी गिनती शुरू हो गई। इस आखिरी दिन भी शहर में वही चहल पहल थी। किसी को नहीं पता था कि यह पुरानी दुनिया की आखिरी रोशनी है। मौसम विभाग ने ठंडी लहर के नीले अलर्ट की सूचना दी। अंदाजा था कि कल तापमान 10 से 15 डिग्री गिरेगा, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ज्यादा से ज्यादा एक और थर्मल कपड़ा पहन
रहने की बात थी, इसलिए मैं अब बाहर नहीं निकला। पश्चिमी उपनगर के अपने किले में रहकर आखिरी जांच करता रहा। सारे दरवाजे खिड़कियां पहले ही वेल्ड करके बंद हो चुके थे, बस एक ही मुख्य प्रवेश द्वार बचा था। फिर मैंने आखिरी बार फोन खोलकर सोशल मीडिया देखा। झिंग छिंग ने 1 घंटे पहले एक पोस्ट डाली थी, सर्दी भले आ रही हो पर दिल गर्म है, शुक्रिया सीनियर इस सरप्राइज के लिए, भविष्य उज्जवल है, कोई अपने सड़े हुए पैसों के साथ ही सड़ता रहे। इस पर मैं मुस्कुराया, बेहद चमकती मुस्कान, और उस पोस्ट को लाइक कर दिया। तभी बूंदाबांदी अचानक थम गई और फिर पिंग पोंग बॉल के बराबर ओले सीधे बुलेट प्रूफ शीशे पर जोर से टकराने लगे। दूसरा, तीसरा, फिर लगातार गोलियों की तरह तिरछे बरसने लगे। साथ ही तेज आंधी दहाड़ने लगी और तापमान किसी खाई की तरह तेजी से गिरने लगा। तभी फोन स्क्रीन पर तुरंत ब्रेकिंग न्यूज आई। तुरंत सूचना, एक भयंकर ध्रुवीय बवंडर के असर से अगले 3 घंटों में पूरी दुनिया का तापमान 50 डिग्री गिर जाएगा। सभी नागरिक तुरंत घर लौट जाएं। तुरंत, यह कोई अभ्यास नहीं है। आखिरकार प्रलय आ चुका था। बस 10 मिनट में खिड़की के बाहर की दुनिया का रंग ही बदल गया। सड़क पर बेहद कम वक्त में काली बर्फ की मोटी परत जम गई और दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराकर आग की लपटों में घिर गईं। लेकिन आग फैल पाती इससे पहले ही भीषण ठंड ने उसे दबा दिया और वो एक अजीब जमे हुए रूप में बदल गई। गाड़ियों में फंसे लोग दहशत में दरवाजे खोलकर भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन गाड़ी के दरवाजे पहले ही जम चुके थे। कुछ लोगों ने शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर की हवा छूते ही उनका पूरा शरीर मानो गर्मी से पूरी तरह खाली हो गया। इसी वजह से उनकी हरकत तुरंत जम गई और चेहरे पर उभरा वो दहशत भरा भाव वहीं जम गया। इस तरह वो सब जीते जागते बर्फ की मूर्तों में बदल गए। घर के अंदर लगे थर्मामीटर पर देखा कि बाहर का तापमान -30 डिग्री से नीचे जा चुका है और हर मिनट 1 डिग्री की रफ्तार से गिर रहा है। वहीं मेरे सेफ हाउस के अंदर तापमान 24 डिग्री पर स्थिर था, इसलिए मैंने अपनी जैकेट उतार दी और बस एक पतली टी शर्ट पहने हुए सही तरह से सिका हुआ वागू बीफ का एक टुकड़ा मुंह में डाल दिया। आराम। इसी बीच शहर के बीचों बीच एक शानदार अपार्टमेंट में कितनी ठंड है यार, ये क्या हुआ, हीटिंग कैसे बंद हो गई। झिंग छिंग अभी अभी खरीदे उस कश्मीरी कंबल में लिपटी हुई थी, फिर भी वो बुरी तरह कांप रही थी। दरअसल ठीक उसी वक्त पूरे कॉम्प्लेक्स का हीटिंग सिस्टम पाइप फटने की वजह से ठप्प पड़ गया था। घर के अंदर तापमान -5 डिग्री तक गिर चुका था। हालांकि यह अभी जानलेवा स्तर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी नाजुक ढंग से पली बढ़ी झिंग छिंग के लिए यह पहले से ही नर्क बन चुका था। फिर उसने बगल में बैठे चेंशू को धकेला, वो भी उतना ही ठंड से जूझ रहा था और बदहवास होकर अपने ऊपर जितने भी कपड़े थे सब चढ़ा रहा था। झिंग छिंग ने कोने की तरफ इशारा किया। दोनों बदहवासी में सामान टटोलने लगे, लेकिन उन्हें 10 से भी कम हीट पैच बचे मिले। ये पूरी रात निकालने के लिए बिल्कुल नाकाफी था। फिर झिंग छिंग ने जैसे किसी आखिरी सहारे को पकड़ते हुए कांपते हाथों से फोन उठाकर मेरा नंबर मिलाया। माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। तभी चेंशू की आंखों में एक झिझक तैरी, पर बाहर तो इतनी बर्फ पड़ रही है। खिड़की के बाहर के डरावने तूफान को देखकर झिंग छिंग भी हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार लालच डर पर भारी पड़ गया, इसलिए दोनों जितने भी कपड़े पहन सकते थे पहनकर मुश्किल से नीचे भागे। फिर गाड़ी में घुसे, इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही गर्म हवा निकली दोनों ने राहत की सांस ली। चलो पश्चिमी उपनगर की तरफ। फिर झिंग छिंग की आंखों में एक जहरीली चमक दौड़ गई। जैसे ही झिंग बूफान मिलेगा मैं उसे बर्फ में घुटनों पर बिठाकर माफी मांगने पर मजबूर करूंगी, अपनी पहले की बेइज्जती के लिए मुझसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। इसी वक्त पश्चिमी उपनगर में मैं मॉनिटर स्क्रीन के कोने पर नजर गड़ाए हुए था, जहाँ कुछ आवारा कुत्ते एक दूसरे से चिपक कर कांप रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक कुत्ते का शरीर हिंसक ढंग से ऐंठने लगा। उसकी आंखें पल भर में खून से भरकर लाल हो गईं और एक चीत्कार जो किसी जीव जैसी ही नहीं लग रही थी वीराने में गूंज उठी। इसके बाद वो नया बना जॉम्बी कुत्ता तुरंत अपने साथी पर टूट पड़ा। खून बर्फ पर बिखर गया और पल भर में लाल क्रिस्टल की तरह जम गया। दरअसल यह कोई आम वायरस नहीं था, ये ठंड भूख का जॉम्बी जड़ था। ये ठंड से नहीं डरता, बल्कि जितनी ठंड बढ़ती उतना ही उत्तेजित होता। इसलिए मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। आखिरकार आ ही गया। फिर मैं उठकर कंट्रोल पैनल के पास गया, वो लाल बटन दबा दिया। तुरंत युद्ध तैयारी सुरक्षा मोड चालू हो गया। फैक्ट्री के बाहरी घेरे की पहली सुरक्षा लाइन का हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस पल भर में करंट से भर गया। नीली चिंगारियां बर्फीली आंधी में कड़कड़ाने लगी। फिर मैंने वाइन का गिलास उठाकर मॉनिटर पर दिखते तूफान की तरफ हल्के से चीयर्स किया। स्वागत है नर्क में मेरे मेहमानों। अब तक पश्चिमी उपनगर का बर्फीला तूफान पूरी तरह एक सफेद तबाही में बदल चुका था। विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह गई थी। एक सफेद BMW X5 किसी नशेड़ी की तरह लड़खड़ाते हुए आधे मीटर तक जमी बर्फ वाली सड़क पर मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। झिंग छिंग सामने की सीट पर बैठी थी, 2 रजाइयों में लिपटी हुई। फिर भी उसके ऊपर नीचे के दांत बुरी तरह किटकिटा रहे थे। वहीं चेन शू का स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हाथ पहले ही सुन्न हो चुका था, पूरा नीला बैंगनी फ्रॉस्टबाइट से भरा हुआ। तभी एक तेज कड़क आवाज आई। गाड़ी अचानक नीचे झुक गई और फिर इंजन पूरी तरह बंद हो गया। गाड़ी का निचला हिस्सा सड़क के बीचों बीच जमी बर्फ के एक सख्त टुकड़े में फंस गया था। इस पर चेन शू ने निराशा में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा, लेकिन हाथ जमे हुए चमड़े के कवर पर लगते ही दर्द से उसका मुंह बिगड़ गया। झिंग छिंग चीख पड़ी। चेन शू भी फट पड़ा। बचने की भूख ने उसके रोज के दिखावे पर काबू पा लिया। अब दोनों के पास कोई और चारा नहीं बचा था। गाड़ी में रुकना यानी सिर्फ जमकर मरना। इसलिए रजाइयों को कसकर लपेटकर दोनों 2 अनाड़ी पेंगुइन की तरह डगमगाते हुए बर्फीले तूफान में दौड़ पड़े। झिंग छिंग को लगा जैसे उसके फेफड़े जमकर फट जाएंगे। हर सांस एक नई यातना थी। 500 मीटर जो आम दिनों में बस कुछ मिनटों का रास्ता होता, उन्होंने पूरे आधे घंटे में तय किया। जब वो लोहे का दानव जैसा वो छोड़ी हुई फैक्ट्री उनकी नजरों के सामने आई तो दोनों लगभग घुटनों के बल रेंगते हुए
गेट तक पहुंचे, लेकिन जो नजारा उनके सामने था उसने उन्हें सन्न कर दिया। ये कहाँ की छोड़ी हुई फैक्ट्री थी? ये तो साफ साफ एक लोहे का कैला था। पहले की जर्जर लाल ईंट की दीवारें अब चांदी भूरे रंग की धातु की परत से पूरी तरह ढकी हुई थी। इसलिए झिंग छिंग उस विशाल ठोस स्टील के गेट तक दौड़ी और पागलों की तरह उस पर मुक्के बरसाने लगी। दोनों जान बचाने की चीखें लगाते रहे, लेकिन उनकी आवाजें जल्द ही तेज आंधी में डूब गईं। घर के अंदर मैं उस विशाल चमड़े के सोफे पर बैठा था। सामने पूरी दीवार पर मॉनिटर स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन पर दो धुंधले थर्मल इमेजिंग लाल साए गेट से चिपके हुए थे, जैसे दो बेचारी मक्खियां। मेरे हाथ में ताजा खुली लाफाइट वाइन का गिलास था, जिसे मैं हल्के से घुमा रहा था। बगल में छोटी तांबे की कड़ाही में लाल तेल उबल रहा था, जो दीवाना कर देने वाली मसालेदार खुशबू फैला रहा था। सिस्टम, बाहरी स्पीकर चालू करो, मैंने ठंडे लहजे में हुक्म दिया। चालू हो गया। फिर गेट के बाहर लगे स्पीकर से करंट जैसी एक आवाज निकली, जिसने दोनों को डरा दिया। इसके बाद मैंने चॉपस्टिक्स रखकर माइक उठाई। स्क्रीन पर बाहर की गहरी अंधेरी तस्वीर देखते हुए मेरी नजरें अचानक ठंडी हो गईं। मुझे निकल जाने को कहना गलतफहमी थी, या फिर यह भी गलतफहमी थी कि तुम मुझे कुत्ते की तरह अपने सामने मरता देखना चाहती थी। वो बस गुस्से में कही बात थी। वो घबराकर बड़बड़ाई, भैया तुम एक मर्द हो, इतनी छोटी बात पर इतना क्यों अटके हो? पहले मैं गलत थी, मेरी गलती थी, अब मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। बस इतना काफी नहीं? सॉरी सॉरी हो गया ना, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन ये कहाँ माफी थी, ये तो साफ साफ एक हुक्म था। दरअसल उसकी नजर में बस सिर झुकाकर वो 3 शब्द बोल देने भर से मुझे उसे माफ करना ही था। यही 20 साल का चला आया दस्तूर था। अफसोस वो दस्तूर अब बदल चुका था। आखिर अगर माफी मांगने से ही सब सुलझ जाता तो फिर पुलिस की जरूरत ही क्या होती। इसलिए मैं ठंडी हंसी हंसा। जब तुम्हें इतना गुरूर है तो अपनी सबसे ताकतवर एबिलिटी से ही अंदर आ जाओ। तुम्हारे पास क्लियर सिस्टम तो है ना? अगर यह दरवाजा तुम्हारी आंखों में खटक रहा है तो इसे मिटा ही दो। ये बात झिंग छिंग को बिजली की तरह लगी। सही बात है, मेरे पास सिस्टम है। दरअसल वो इतनी ठंड से सुन्न हो चुकी थी कि अपना सिस्टम होना ही भूल बैठी थी। ठीक है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं खुद खोल लूंगी, फिर बाद में मुझसे मत गिड़गिड़ाना। फिर झिंग छिंग की आंखों में एक हिंसक चमक आई। उसने गहरी सांस ली, अपना जमा हुआ हाथ उस दरवाजे पर जोर से टिका दिया और अंदर की ऊर्जा उमड़ पड़ी। क्लियर। उसकी हथेली से एक लाल रोशनी फूटी, जोर से दरवाजे से टकराई, लेकिन जैसा उसने सोचा था वो दरवाजा गायब नहीं हुआ। इसके उलट वो लाल रोशनी मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराई और तुरंत वापस उछल गई, जिससे झिंग छिंग का हाथ सुन्न पड़ गया और वो पीछे की तरफ बर्फ में गिर पड़ी। सिस्टम चेतावनी, लक्ष्य वस्तु की सघनता बहुत ज्यादा है और उसे उच्च स्तरीय ऊर्जा से मजबूत किया गया है। स्पेशियल पैराडॉक्स, होस्ट का मौजूदा स्तर इसे मिटाने के लिए काफी नहीं है। जबरदस्ती मिटाने पर जीवन शक्ति खर्च होगी। नहीं, नामुमकिन। झिंग छिंग अविश्वास से उस अटल खड़े दरवाजे को देखती रही। फिर स्पीकर से मेरी बेरहम तंज भरी हंसी गूंजी। बताना भूल गया, इस दरवाजे में मैंने 50 लाख की एरोस्पेस ग्रेड मिश्र धातु लगवाई है और लगता है मेरा सिस्टम शायद ठीक तुम्हारे सिस्टम को काट देता है। तुम्हारा क्लियर मेरी चीजों को मिटा नहीं सकता। अब यहाँ से दूर हट जाओ, मेरे घर के दरवाजे की बर्फ गंदी मत करो। इसके बाद स्पीकर बंद हो गया और तुरंत गेट के ऊपर लगी सर्च लाइट जल उठी। 2 तेज चुभती रोशनियां सीधे दोनों के चेहरे पर पड़ी, जिससे उनकी आंखें चौंधिया गईं। फिर झिंग छिंग बर्फ में बैठी, हड्डियों तक ढंसती वो ठंड महसूस करते हुए उस कभी न खुलने वाले दरवाजे को देखती रही। पहली बार उसे असली मायने में निराशा का एहसास हुआ। इसके बाद आधा घंटा बीत गया, फिर भी झिंग छिंग और चेन शू वहाँ से नहीं हिले, क्योंकि गाड़ी खराब हो चुकी थी। इसलिए दोनों को मजबूरन फैक्ट्री के गेट के पास एक बंद जगह में दुबकना पड़ा। क्या करें, मुझे अपने पैर महसूस नहीं हो रहे। झिंग छिंग के होंठ पहले ही बैंगनी काले पड़ चुके थे, पलकों पर बर्फ के मोती जम गए थे। वहीं चेन शू की हालत तो और भी बुरी थी। उसने अपने पहले से कम कपड़ों में से एक झिंग छिंग को दे दिया था और अब पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। नजरें धुंधली होने लगी थी। मत जाना, सो गई तो फिर नहीं उठोगी। तभी ऊपर से एक ऐसी गहरी खुशबू आई जो मानो रूह तक खींच ले। दोनों ने मुश्किल से सिर उठाया। खाना चाहते हो? मैं दूसरी मंजिल की छत पर खड़ा था, हाथ में अधखाया हॉट पॉट का कटोरा लिया। झिंग बूफान प्लीज, बस एक घूंट दे दो, बस एक घूंट गरम सूप। चेन शू आखिरकार टूट गया। वो बर्फ में घुटनों के बल गिर गया और ऊपर की तरफ पागलों की तरह सिर झुकाने लगा। मैंने तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाया था, पुरानी दोस्ती की खातिर मुझे बचा लो। पुरानी दोस्ती? फिर मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ अभी अभी सिकी फैटी बीफ का एक टुकड़ा उठाया। जब तुम दोनों ने मुझे घर से बाहर बंद किया था तब क्या पुरानी दोस्ती याद थी? इसके बाद मैंने हाथ ढीला छोड़ दिया और वो भाप छोड़ता, लाल तेल टपकाता फैटी बीफ का टुकड़ा दोनों के सामने बर्फ के गंदे ढेर पर जा गिरा। चेन शू लगभग बिना सोचे समझे उसे लपकने के लिए झपटा, लेकिन झिंग छिंग उससे तेज थी। मेरा! उसने वो गंदगी से सना मांस का टुकड़ा उठाया और सीधे मुंह में ठूंस लिया, बिना चबाए ही निगल गई। उस पल की गर्माहट ने उससे एक संतुष्टि भरी आह निकाल दी। स्वाद कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। झिंग छिंग आंसू बहाते हुए सिर हिलाती रही। अब जब पेट भर गया तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को पता चला है कि कुछ छोटे दोस्त उस खुशबू की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इससे पहले कि दोनों को कुछ समझ आता, दूर बर्फीले तूफान में हरी हरी आंखों के कई जोड़े चमक उठे। साथ ही हवा के साथ एक भारी गुर्राहट भी बहकर आई। वो मुतांत ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड था। भागो, जल्दी भागो! चेन शू सबसे तेज प्रतिक्रिया करते हुए झिंग छिंग को खींचकर भागने लगा, लेकिन जमीन पूरी तरह बर्फीली थी, इसलिए दोनों के पैर फिसले और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़े। तब तक पहला ज़ॉम्बी कुत्ता पहले ही झपट चुका था। उसका खूनी मुंह सीधे चेन शू की जांघ पर जा टिका। बचाओ झिंग बूफान, बचाओ! चेन शू सुअर की तरह चीख पड़ा। इसके बाद उसने पूरी ताकत से उस कुत्ते को लात मारी, लेकिन उसे तो दर्द ही महसूस नहीं होता था। इस जानलेवा पल
में चेंशू की आंखों में एक बेरहम चमक आई। उसने अचानक बगल में मौजूद झिंग छिंग को पकड़ा और पूरी ताकत से कुत्ते के मुंह की तरफ धकेल दिया। खुद उसी झटके से बगल में लुढ़क गया। सीनियर, ये क्या कर रहे हो? झिंग छिंग दहशत से चीखी, उस बदबूदार मुंह को देखते हुए जो अब उसकी गर्दन तोड़ने ही वाला था। जीवन और मौत के उस एक पल में बचने की इच्छा डर पर भारी पड़ गई। इसलिए झिंग छिंग ने उस झपटे कुत्ते के सिर को घूरते हुए अपने दिमाग में चमकते उस लाल आइकॉन पर पूरा जोर लगाया और मन ही मन दहाड़ी, गायब हो जाओ। फिर वो विशाल टिबेटन मास्टिफ का सिर झिंग छिंग की नाक से बस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर पूरी तरह मिट गया। बस बिना सिर की एक आधी लाश बची जो जोर से झिंग छिंग के ऊपर आ गिरी, जिससे उसका दम घुटने लगा। होस्ट ने लेवल 1 म्यूटेंट क्रिएचर को मार गिराया। 10 EXP मिले। स्टेमिना ओवरड्राफ्ट चेतावनी। झिंग छिंग को लगा जैसे उसकी सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश होते होते बची, मगर वो जिंदा बच गई। नजारा कुछ दिलचस्प था, इसलिए मैंने दूरबीन नीचे रख दी। आंखों में हल्की सी मस्ती की चमक आई। जब जाना ही नहीं चाहते तो चलो तुम्हें रास्ता ही दिखा देता हूँ। फिर मेरी आवाज फिर से गूंजी। इस बार उसमें एक शैतानी लालच था। पूरब की तरफ 200 मीटर चलो, वहाँ एक सिक्योरिटी बूथ है। वो पुराने चौकीदार बुजुर्ग की जगह थी। शीशा टूटा हुआ है, पर कम से कम 4 दीवारें तो हैं। आज रात बचने का यही एकमात्र मौका है तुम्हारे पास। इतना कहकर खिड़की पूरी तरह बंद हो गई। बस अंधेरे में कांपते वो दोनों बच गए और चारों तरफ जमा होती हरी आंखें। साला, सिक्योरिटी बूथ की तरफ चलो। झिंग छिंग ने ऊपर पड़ी कुत्ते की लाश को धकेला और लड़खड़ा कर उठ खड़ी हुई। उसने चेंशू की तरफ पलटकर देखा तक नहीं। वो पहले वाला धक्का उसे याद रह गया था। ज़ॉम्बी कुत्तों के घेरे में आने से बस एक पल पहले दोनों रेंगते गिरते उस जर्जर सिक्योरिटी बूथ की तरफ दौड़ पड़े। बूथ बहुत छोटा था, चारों तरफ से हवा आ रही थी, इसलिए दोनों ने टूटे तख्तों और फटे अखबारों से किसी तरह खिड़की बंद की और धूल से अटी जमीन पर बैठकर हांफने लगे। फिर चेंशू ने झिंग छिंग का हाथ पकड़ने की कोशिश की, चेहरे पर खुशामद भरी मुस्कान ली, लेकिन झिंग छिंग ने ठंडे लहजे में उसका हाथ झटक दिया। दरअसल अभी अभी हुए उस हादसे के बाद उसका वो मासूम नाजुक खोल आखिरकार एक कोने से टूट चुका था और अंदर का खुदगर्ज बेरहम असली रूप सामने आ गया। झिंग छिंग कोने में टिककर आंखें बंद कर ताकत बटोरने लगी। इस पर चेंशू का पूरा बदन कड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए जहरीली चमक आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छुपा लिया। दरअसल उसे मालूम था कि अब झिंग छिंग के हाथ में वो खौफनाक क्लियर सिस्टम है और उसे मारना उसके लिए बच्चों का खेल होगा, इसलिए उसे बस सहना था। इसी वक्त 2 किलोमीटर दूर अपने सेफ हाउस के बेसमेंट में मैं तापमान नियंत्रित जकूजी में लेटा हुआ था, हाथ में टैबलेट ली। हालांकि इंटरनेट ठप हो चुका था, फिर भी मेरे लगवाए मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट रिसीवर से अब भी दुनिया भर के सिग्नल आ रहे थे। स्क्रीन पर दुनिया भर की खबरें स्क्रॉल हो रही थी। चाइना रीजन आपातकालीन सूचना। देश ने सबसे ऊंचे स्तर की आपातकालीन योजना लागू कर दी है। जगह जगह सरकारी शरण स्थल खोल दिए गए हैं। बचे हुए लोग नजदीकी शरण स्थल में जाएं। पास का शरण स्थल पूर्वी शहर स्पोर्ट्स सेंटर, शरण स्थल नंबर 7। मैंने इस पते को देखा। पिछले जन्म में यह जगह सच में शुरुआती दिनों का सबसे बड़ा अड्डा था, लेकिन ठीक इसी वजह से बहुत ज्यादा लोगों के जमा होने से सामान बेहद तेजी से खत्म हो गया था और साथ में बदइंतजामी भी थी। 1 महीने के अंदर वहाँ वो मशहूर अनाज गोदाम विद्रोह हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। लगता है इतिहास की राह अब भी नहीं बदली, इसलिए मैंने न्यूज बंद करके सिस्टम इंटरफेस खोला। मौजूदा कुल स्टॉक 32,000 टन। सिस्टम लेवल LV1, EXP 0%। अगले स्तर की शर्त 10 लेवल 1 ज़ॉम्बी गोल्ड कोर इकट्ठा करो। गोल्ड कोर। पिछले जन्म में लोगों को प्रलय के तीसरे महीने तक यह पता ही नहीं चला था कि ज़ॉम्बी के दिमाग में मौजूद गोल्ड कोर का इस्तेमाल एबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मुझे यह अभी से मालूम है। और वो बेवकूफ झिंग छिंग अभी अभी बस अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते को मारने में उलझी हुई अपना सबसे कीमती इनाम बर्फ में ही छोड़ आई। वो मेरे अनुभव के खजाने थे, इसलिए उन्हें बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। फिर मैंने एक हल्की गरमाई देने वाली नैनो सूट पहनी, टैक्टिकल गियर उठाया और तय किया कि बाहर निकल कर एक चक्कर लगाऊंगा। इस भीषण बर्फीले तूफान की पहली रात को ही अपना पहला खजाना बटोरने और साथ ही यह भी देखने कि वो दोनों चौकीदार कहीं जमकर मर तो नहीं गए। मैंने पूरी तरह बंद हीटिंग वाला नैनो सूट पहन रखा था। पश्चिमी उपनगर के वीराने में 50 मीटर आगे वो ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड सिक्योरिटी बूथ के चारों तरफ मंडरा रहा था। कुल 7 थे, इसलिए मैंने सांस पर काबू पाया और बर्फ के ढेर के पीछे से जहाँ मैं छुपा था तेजी से बाहर निकला। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता अब भी सिक्योरिटी बूथ की तरफ गुर्रा रहा था। उसे बिल्कुल भनक नहीं लगी। मेरी कुल्हाड़ी तब तक तैयार थी। एक धीमी आवाज के साथ उसकी सख्त खोपड़ी सीधे 2 टुकड़ों में बढ़ गई। लेवल 1 ज़ॉम्बी डॉग किल्ड, EXP +5। इस हलचल से बाकी 6 कुत्ते चौकन्ने हो गए। सबसे बड़ा वाला टिबेटन मास्टिफ जो झुंड का नेता था तेजी से पलटा। उसकी हरी भरी चमकती आंखें सीधे मुंह पर टिक गईं। फिर उसने पिछले पैरों से जोर लगाया और उसका विशाल शरीर टैंक की तरह मेरी तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो मुझसे आधे मीटर की दूरी पर आया, अब्सॉर्ब, मैंने बायां हाथ उस मास्टिफ के पैरों के नीचे की जमीन की तरफ किया और उसी पल 2 मीटर व्यास का बर्फ और जमी मिट्टी का हिस्सा हवा में गायब हो गया। पैरों के नीचे से जमीन गायब होते ही वो मास्टिफ सीधे गड्ढे में जा गिरा। फिर मैं तुरंत उसके पीछे गड्ढे में कूद पड़ा। हाथ में मौजूद टैक्टिकल कुल्हाड़ी हवा में एक छाप बनाती हुई घूमी। मरो। कुल्हाड़ी की धार उस मास्टिफ की कमजोर गर्दन पर जा टिकी। एक भयानक सिर लुढ़क गया। एलीट टियर ज़ॉम्बी डॉग किल्ड, EXP +20। आइटम ड्रॉपेड, लेवल 1 स्ट्रेंथ गोल्ड कोर ×1। आखिरकार मिल गया। मेरा मन खुशी से भर उठा। फिर मैंने झुककर अपनी घिन को दबाते हुए उस मास्टिफ की खोपड़ी में हाथ डाला और जल्द ही एक नाखून जितना छोटा हल्की लाल चमक बिखेरता क्रिस्टल निकाल लिया। यह था प्रलय की सबसे
मजबूत करेंसी। दरअसल गोल्ड कोर ही जॉम्बी की ताकत का स्रोत थे और इंसान की तरक्की की चाबी भी। गड्ढे के ऊपर बचे 5 जॉम्बी कुत्ते अब भी पागलों की तरह भौंक रहे थे, लेकिन गहरे गड्ढे से डरकर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मैंने सिर उठाकर एक बेरहम मुस्कान दी। जल्दी मत करो, एक एक करके आओ, तुम सब मेरे अनुभव के खजाने हो। फिर एक विचार आते ही मैंने सिस्टम स्पेस से एक मॉडिफाइड स्नाइपर राइफल निकाल ली। अगले 5 मिनट में गड्ढे की तली में खड़ा जैसे निशानेबाजी का अभ्यास कर रहा था। लड़ाई खत्म होने के बाद गड्ढे से बाहर निकलकर मैंने हर लाश टटोली। किस्मत अच्छी रही, 7 कुत्तों ने मिलकर कुल 3 गोल्ड कोर दिए। सिस्टम का EXP बार बढ़कर 45% तक पहुंच गया। फिर मैंने गोल्ड कोर सिस्टम स्पेस में फेंक दिए। इसके बाद मैं सिक्योरिटी बूथ की तरफ बढ़ा। अंदर कोई नहीं था, बस बिखरे हुए पैरों के निशान और दीवार पर नाखून से खरोंच कर लिखा हुआ एक जुमला था, जिंग बुफान, तुम इंतजार करना। हाँ, जान बचाने की जिद तो काफी मजबूत है। मैं तिरस्कार से हंसा। दरअसल मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि यह दोनों टिड्डे क्या तूफान खड़ा कर पाएंगे। आखिर इस प्रलय में जिंदा रहना अक्सर मरने से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। इसके बाद मैं पलटकर वहाँ से निकल गया। मेरी परछाई बर्फीले तूफान में गायब हो गई। इस बार बाहर निकलने से न सिर्फ मेरी लड़ाकू ताकत परखी गई, बल्कि एक बात और साफ हो गई। इस टूटे फूटे नियमों वाली दुनिया में अगर तुम काफी बेरहम और मजबूत हो तो यही दुनिया तुम्हारा खेल का मैदान बन जाती है। और मेरा अगला निशाना था शहर के बीचों बीच स्थित पहला पीपल्स हॉस्पिटल। वहाँ न सिर्फ जॉम्बी थे, बल्कि वो एंटीवायरल सीरम भी था जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। हालांकि यह जॉम्बी जहर को ठीक नहीं करता, फिर भी आम फ्लू और इन्फेक्शन ठीक कर सकता था, जो शुरुआती दौर में बेहद जरूरी होता। इसी वक्त पूर्वी शहर के स्पोर्ट्स सेंटर में, जिसे अस्थायी शरण स्थल में बदल दिया गया था, हजारों बचे हुए लोग गेट पर धक्का मुक्की कर रहे थे। रोने, चिल्लाने और मदद की गुहार लगाने की आवाजें मिलकर एक शोर बन गई थी। बंदूकें ताने खड़े सिपाही तनाव भरे चेहरों के साथ व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। झिंग छिंग और चेन शू भी उसी भीड़ में बदहाल हालत में शामिल थे। रुको, क्या कर रहे हो? एक सिपाही ने लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे दोनों को रोका। इस पर झिंग छिंग ने जैसे आखिरी सहारा पकड़ लिया हो, पागलों की तरह हाथ लहराकर चिल्लाई, मैं अवेकेंड हूँ, मैं अवेकेंड हूँ। सिपाही एक पल के लिए ठिठका। दरअसल ऊपर से आदेश तो आया था कि खास ताकत वाले लोगों को पहचाना जाए, लेकिन इन दिनों बहुत सारे नकली दावेदार भी सामने आ रहे थे। साबित करो, सिपाही ने ठंडे लहजे में कहा। फिर झिंग छिंग ने एक गहरी सांस ली। थकान और भूख से आती चक्कर की भावना को दबाते हुए सड़क किनारे रखे एक विशाल पत्थर के रोड ब्लॉक की तरफ हाथ बढ़ाया। एक लाल चमक हुई और वो सैकड़ों किलो का पत्थर पल भर में हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। आसपास खड़ी भीड़ पल भर में खामोश हो गई। सिपाही की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाई। 5 मिनट बाद झिंग छिंग और चेन शू को एक गर्म ऑफिस में ले जाया गया। मेज के पीछे मिलिट्री कोट पहने एक अधेड़ आदमी बैठा था। उसने ऊपर से नीचे तक झिंग छिंग को देखा। तुम कहती हो तुम्हारी एबिलिटी क्लियर है? सुपरवाइजर वांग ने हाथ में पेन घुमाते हुए पूछा। कितनी बड़ी चीज मिटा सकती हूँ? क्या जिंदा इंसान को भी मिटा सकती हूँ? अभी तक 2 मीटर व्यास तक की कोई भी चीज मिटा सकती हूँ। इतनी देर बाद आखिरकार गर्मी महसूस होने से झिंग छिंग की बोली कुछ साफ हो गई थी। जिंदा इंसान को भी मार सकती हूँ। अभी आते वक्त रास्ते में मैंने एक मुतान टिबेटन वुल्फ को मार गिराया। सर, मैं एक लड़ाकू प्रतिभा हूँ, मुझे अलग कमरा चाहिए, मुझे मांस चाहिए। सुपरवाइजर वांग हंस पड़ा, जैसे उसने कोई मजेदार मजाक सुना हो। लड़ाकू टाइप है? छोटी लड़की, एक कुत्ता मारकर तुम्हें लगने लगा कि तुम अजय हो? फिर वो उठकर खिड़की के पास गया। बाहर घनी ज़ॉम्बी की भीड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, अभी हजारों लाखों ज़ॉम्बी बाहर हैं। तुम्हारी वो एक बार में एक ही मारने वाली, कुछ इस्तेमाल के बाद ही निढाल कर देने वाली एबिलिटी युद्ध के मैदान में किसी काम की नहीं। जो काम एक स्नाइपर एक ही गोली से कर सकता है, उसके लिए तुम्हें भेजकर मौत के मुंह में क्यों डालूं? इस पर झिंग छिंग का चेहरा पल भर में कड़ा पड़ गया। हालांकि सुपरवाइजर वांग का सुर बदला। उसकी नजर खिड़की के बाहर बर्फ से ढके रनवे पर टिक गई। तुम्हारी एबिलिटी भले ही राक्षस मारने में बेकार हो, पर एक दूसरे काम के लिए बिल्कुल सही है। अभी भारी बर्फ ने सड़कें बंद कर दी हैं। सप्लाई ट्रक अंदर नहीं आ पा रहे। हवाई जहाज का रनवे भी बर्फ में दब गया है। हमें एक जीवन रेखा बनानी है। तुम्हारी एबिलिटी से बर्फ हटाना तो एक अद्भुत हुनर साबित होगा। बर्फ हटाना? झिंग छिंग को जैसे गहरा अपमान महसूस हुआ। मैं तो वो नायिका हूँ जिसने खास शक्ति जगाई है, जिसे प्रलय की रानी बनना ही तय है, और तुम मुझे सफाई कर्मी बनाना चाहते हो? मैं नहीं करूंगी। मैं एक अवेकेंड हूँ। तुम मेरी इतनी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? नहीं करूंगी। फिर सुपरवाइजर वांग के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। यहाँ काम नहीं करोगी तो खाना भी नहीं मिलेगा, चाहे अवेकेंड ही क्यों ना हो। यहाँ भी मेहनत के हिसाब से ही राशन बढ़ता है। तुम काम न करने का विकल्प चुन सकती हो। फिर वापस बाहर बर्फ में चली जाओ। इसके बाद उसने हाथ हिलाया। बगल में खड़े 2 सिपाही तुरंत आगे बढ़ाए। बंदूकों की नाल थोड़ी ऊपर उठ गई। इस पर चेन शू के पैर डर से कांपने लगे। उसने फौरन झिंग छिंग की आस्तीन खींची, बेतहाशा आंखों से इशारा करते हुए। झिंग छिंग, जोश में मत आओ, पहले यहाँ टिको, पहले जिंदा रहो, बाकी बाद में देखेंगे। फिर झिंग छिंग उन काली बंदूकों की नालों को देखती रही। फिर बाहर की उस नर्क जैसी ठंड को याद किया। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। मैं कर लूंगी। इसके बाद उसने दांत भींचकर अपमान में सिर झुका लिया। आधे घंटे बाद झिंग छिंग को स्पेशल क्लियरिंग टीम में शामिल कर लिया गया। बैच नंबर 098। उसका काम बहुत आसान था। कंस्ट्रक्शन गाड़ियों के आगे खड़े होकर सामने 1 मीटर मोटी बर्फ और मलबे पर लगातार अपनी एबिलिटी चलाना। क्लियर। सामने की बर्फ की दीवार का एक हिस्सा गायब होता और काफिला उतना ही आगे बढ़ता। हर बार एबिलिटी चलाने पर उसे लगता जैसे उसका शरीर पूरी तरह निचोड़ लिया गया हो। जल्दी करो, क्या देर लगा रही हो? पीछे काफिला इंतजार कर रहा है। निरीक्षक मेगाफोन लेकर चिल्लाता। जरा भी हिचकिचाहट पर बुरी तरह डांट पड़ती। वहीं चेन शू के पास कोई एबिलिटी
इम्यूनिटी न होने की वजह से उसे सबसे निचली हॉलिंग टीम में भेज दिया गया। उसका काम था ठंड से जमे या ज़ॉम्बी के कांटे हुए लोगों को उठाकर जलाने के गड्ढे तक ले जाना। वहाँ की बदबू इंसान को बेहोश कर देने लायक थी और हर वक्त संक्रमण का खतरा भी था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उस आधे सड़े हुए बन के टुकड़े को पाने के लिए उसे बस सहना पड़ता। गहरी रात दोनों स्टेडियम की बेंचों के नीचे साझा बिस्तर पर थक कर गिर पड़े, जहाँ सैकड़ों लोग ठूंसे हुए थे। पसीने और गंदगी की बदबू आपस में मिली हुई थी। झिंग छिंग अपने सूजे गले हुए घामों से भरे हाथों को देखती रही। आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे पास तो सिस्टम है, मैं तो दोबारा जन्मी हूँ। उसे झिंग बूफान याद आया, उसकी वो गर्म चिमनी याद आई। तुम अभी बहुत खुश हो रहे होगे झिंग बूफान। इसलिए झिंग छिंग ने गंदे कंबल को कसकर पकड़ लिया, नाखून हथेली में धंस गए। इंतजार करना, जैसे ही मैं ऊपर पहुंचूंगी, जैसे ही मुझे यहाँ के सबसे बड़े कमांडर से मिलने का मौका मिलेगा, मैं तुमसे वो सब कुछ उगलवा दूंगी जो तुमने निगला है। इसी वक्त शहर के पहले हॉस्पिटल में गेट के सामने के चौक में जमे हुए ज़ॉम्बी का झुंड भरा हुआ था। ये चीजें मरी नहीं थी, बस किसी जिंदा इंसान की गर्मी महसूस होते ही ये तुरंत जाग उठती। सिस्टम स्टेल्थ मोड चालू करो। फिर मैंने अपने चारों तरफ एक ध्वनि रोधी घेरा बनाने के लिए थोड़ी ऊर्जा खर्च की। क्लाइंबिंग क्लॉ का इस्तेमाल करके सीधे तीसरी मंजिल की खिड़की तक चढ़ गया। तीसरी मंजिल पर फार्मेसी थी, यहाँ ज़ॉम्बी की तादाद कम थी। कुछ भटकती नर्स ज़ॉम्बी को निपटाने के बाद मैं शेल्फों के सामने गया। हथेली आगे की और रैक दर रैक दवाइयाँ पल भर में गायब होती गयी। अभी आधी सफाई हुई ही थी कि नीचे से तेज गोलियों की आवाज आने लगी, इसलिए मैं खिड़की के पास जाकर नीचे झांका तो देखा कि 2 मॉडिफाइड बुलेट प्रूफ गाड़ियां हॉस्पिटल का गेट तोड़कर अंदर घुस आई थी। 7-8 पूरी तरह हथियारबंद गुंडे ज़ॉम्बी पर गोलियां बरसा रहे थे। गाड़ियों पर बना निशान एक काली शार का था, ब्लैक सैंड गैंग, यानी फिर से यही लोग। लगता है इन्हें भी दवाइयों की अहमियत समझ आ गई थी, इसलिए रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लूट के लिए आए थे। दुश्मन तो कहीं भी टकरा ही जाते हैं। मैं ठंडी हंसी हंसा। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने आराम से खिड़की पर टिक कर नीचे का तमाशा देखना शुरू कर दिया। ब्लैक सैंड गैंग की फायर पावर बहुत तेज थी। जल्द ही उन्होंने एक रास्ता साफ कर लिया, सीधे लॉबी के लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन गोलियों की आवाज बहुत तेज थी, इसलिए न सिर्फ चौक में मौजूद ज़ॉम्बी बल्कि आसपास की कई गलियों के ज़ॉम्बी भी खींचे चले आए। ठीक जब ब्लैक सैंड गैंग के लोग लॉबी में घुस रहे थे, तभी जमीन अचानक फट पड़ी और 3 मीटर से भी लंबा, मोटी मोटी मांसपेशियों से भरा एक विशाल ज़ॉम्बी जमीन के नीचे से टकराकर बाहर निकला। लेवल 2 म्यूटेंट, टायरेंट स्ट्रेंथ टाइप। मेरी आंखें थोड़ी फैल गईं। इतनी जल्दी लेवल 2 म्यूटेंट सामने आ गया। ये किस तरह का राक्षस है? ब्लैक सैंड गैंग के लोग डर से सुन्न पड़ गए। कई एक साथ चल पड़े, लेकिन जो गोलियां और टायरेंट के शरीर पर लगी, उनसे बस कुछ बर्फ के फुहारे जैसे उछले। फिर टायरेंट ने गुस्से से दहाड़ लगाई और बगल में पड़ा एक छोड़ा हुआ स्ट्रेचर बेड उठाकर फ्रिस्बी की तरफ फेंक मारा। 2 ब्लैक सैंड गैंग के गुर्गे सीधे कुचलकर गूदा बन गए। सारा नजारा पल भर में बेकाबू हो गया। अच्छा मौका, मेरी आंखें चमक उठी। आखिर उस टायरेंट के लेवल 2 गोल्ड कोर से मैं सीधे लेवल अप कर सकता था और शायद कोई नई स्किल भी जगा सकता था। इसलिए मैं धैर्य से इंतजार करता रहा जब तक ब्लैक सैंड गैंग के लोग टायरेंट की ताकत खर्च करवाते रहे। 5 मिनट बाद लॉबी में सन्नाटा छा गया। 7 ब्लैक सैंड गैंग सदस्य लाशें बन चुके थे। वहीं वो टायरेंट भी बुरी तरह घायल था। जोर जोर से हांफते हुए जमीन पर पड़ा लाशों को खाकर अपने जख्म भरने की कोशिश कर रहा था। अब वक्त था। मैं मक्खी की तरह तीसरी मंजिल से नीचे कूद पड़ा। हवा में उड़ते हुए ही सिस्टम स्पेस से TNT का एक बंडल निकाला, फ्यूज जलाया। ये लो तुम्हारे लिए एक तोहफा। टायरेंट ने बड़ा मुंह खोला, बिना सोचे समझे उसे खाने की चीज समझा और सीधा उसे मुंह में दबा लिया। मैं जमीन पर गिरते गिरते लुढ़का और एक मजबूत खंभे के पीछे छुप गया। भयानक धमाके की आवाज से पूरी इमारत हिल गई। जैसे ही धुआं छौंटा, टायरेंट की गर्दन से ऊपर का पूरा हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। बस एक विशाल बिना सिर की लाश खून के तालाब में पड़ी रह गई। फिर मैं वहां चला गया और गोश्त के बिखरे हुए टुकड़ों में हाथ मारने लगा। आखिरकार एक अखरोट के आकार का गोल्ड कोर मिल गया। लेवल 2 स्ट्रेंथ गोल्ड कोर गुणा एक ऑब्टेन्ड। हाई प्योरिटी एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड। अब्सॉर्ब इमीडिएटली फॉर लेवल अप। हाँ, हाथ में मौजूद वो गोल्ड कोर पल भर में गर्मी की एक धारा में बदलकर मेरी हथेली में समा गया। मुझे लगा जैसे शरीर की हर हड्डी कड़कड़ा उठी हो। ताकत पागलों की तरह उमड़ रही थी। सिस्टम लेवल अप सक्सेसफुल। करंट लेवल LV2। न्यू फीचर अनलॉक्ड। स्पेस ब्लेड कंज्यूम्स मेंटल एनर्जी। असल दुनिया में 1 मीटर लंबी जगह की दरार बनाता है। भौतिक सुरक्षा को नजरअंदाज करके किसी भी चीज को काट सकता है, हर सुरक्षा को नजरअंदाज। फिर मैंने अपनी हथेली देखी और उसे हल्का सा हिलाया। मेरी उंगली की नोक पर स्याही जैसी काली पतली लकीर उभर आई। मैंने हल्के से बगल में खड़ी उस बुलेट प्रूफ गाड़ी की मोटी कवच पर स्वाइप किया। बिल्कुल टोफू काटने जैसा सख्त स्टील प्लेट में सीधे एक चिकना कट लग गया। ताकत हद से ज्यादा थी। संतुष्ट होकर मैंने अपनी एबिलिटी समेट ली। फिर देखा उन दोनों गाड़ियों की तरफ जिनके इंजन अब भी चल रहे थे और जो पिछले कुछ दिनों में ब्लैक सैंड गैंग की लूटी हुई सप्लाई से भरी थी। शुक्रिया दोस्तों। फिर मैंने जमीन पर पड़ी लाशों की तरफ हाथ हिलाया और गाड़ियों समेत पूरा सामान समेट कर ले गया। इस बार हॉस्पिटल जाने से न सिर्फ मुझे दवाई मिली और लेवल अप हुआ, बल्कि साथ में एक अच्छी खासी लूट भी हाथ लगी। यही तो असल में प्रलय की सही रफ्तार होनी चाहिए। प्रलय का 15वां दिन, शरण स्थल नंबर 7। यहाँ की हवा अब बहती भी नहीं थी, बल्कि खट्टी बदबू और निराशा की गंध से भर चुकी थी। कभी 50,000 लोगों को समा सकने वाला यह स्टेडियम अब बस 30,000 से भी कम लोगों तक सिमट चुका था। व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी और जैसे ही जनरेटर आखिरकार बंद हो गए, सभ्यता की वो आखिरी हल्की सी रोशनी भी बुझ गई। अंधेरे में लोग अब इंसान नहीं रहे, बल्कि भूखे जानवर बन चुके थे। खाना
खाना नहीं बचा, गोदाम खोलो, अफसर खुद अंदर छुपकर खाना खा रहे हैं और हमें पेड़ की छाल चबाने को छोड़ दिया है। बिना किसी चेतावनी के दंगा भड़क उठा। हजारों बचे हुए लोग जिनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं, गार्ड्स की सुरक्षा लाइन तोड़कर सैलाब की तरह मुख्य प्रबंधन क्षेत्र की तरफ उमड़ पड़े। गोलियों, चीखों और हिंसा की आवाजें एक साथ गूंज उठी। झिंग छिंग स्टैंड के एक कोने में दुबकी हुई थी। हाथ में वो पहले से ही कुंद हो चुकी बर्फ हटाने वाली फावड़ी कसकर पकड़ी हुई थी। उसका यह पूरा हफ्ता मौत से भी बदतर बीता था। पहले जो हाथ गोरे गुलाबी हुआ करते थे, अब पूरी तरह फ्रॉस्ट बाइट और छालों से भरे थे। उस क्लियर सिस्टम ने उसे बस भारी मेहनत करने वाली मजदूर बना दिया था। ये जगह खत्म हो चुकी है। चेंशु खून से लथपथ चेहरा ले दौड़ता आया। सुना है बाहर के राक्षसों ने डिफेंस लाइन तोड़ दी है। ये जगह अब मौत का इलाका बनने वाली है। भागो, पर कहाँ भागे? झिंग छिंग बाहर फैले बर्फीले तूफान को निराशा से देखती रही। बाहर -60 डिग्री है। बाहर निकलना यानी सीधे मौत। पश्चिमी उपनगर की तरफ अपने भाई के पास चलो। चेंशु ने उसके कंधे पकड़कर जोर से हिलाया। मैंने सोच लिया है। उसकी आवाज किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी थी। पहले हम दोनों अकेले नहीं जा सके, लेकिन अगर हम इन हजारों लोगों को साथ लेकर जाएं तो तुम्हारे भाई का वो किला चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, क्या वो एक पूरी सेना और हजारों पागलों को रोक पाएगा? झिंग छिंग सुन्न रह गई। क्या तुम्हें पता है कि सुपरवाइजर वांग के पास अभी भी कुछ आर्मर्ड गाड़ियां और भारी हथियार हैं? अगर तुम उसे बता दो कि पश्चिमी उपनगर में सामान से भरा गर्म और बिजली वाला एक भूमिगत किला है, तो सोचो वो क्या करेगा। फिर झिंग छिंग की नजरों का रंग बदल गया, निराशा से नफरत में और आखिर में एक पागलपन भरे इरादे में। सही तो है, आखिर मैं क्यों नर्क में तड़पूं जबकि तुम झिंग बूफान स्वर्ग में मजे ले रहे हो। जब तुमने दरवाजा खोलकर मुझे बचाया ही नहीं, तो मैं ही यह नर्क तुम्हारे दरवाजे तक लेकर आऊंगी। अगर मरना ही है तो सब साथ मरेंगे। मुख्य ऑफिस के अंदर सुपरवाइजर वांग माथे पर पसीना लिए अपने आदमियों को दस्तावेज नष्ट करने और भागने की तैयारी का हुक्म दे रहा था। सर, मुझे एक जगह पता है। झिंग छिंग तानी हुई बंदूकों की परवाह किए बिना अंदर घुस आई, जोर से चिल्लाते हुए। मुझे पता है कहाँ सामान है। हजारों टन सामान, साथ ही जनरेटर और एक पूरी तरह सुरक्षित बचाव किला। सुपरवाइजर वांग तेजी से पलटा, उसे घूरते हुए बोला, तुम क्या कह रही हो? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो मेरे अपने भाई की जगह है। वो स्टॉक पाइल सिस्टम अवेकेंड है। प्रलय से पहले ही उसने पूरे शहर के कोल्ड स्टोरेज खाली कर दिए थे। ये जगह पश्चिमी उपनगर के छोड़े हुए फैक्ट्री में है। बस उस जगह पर कब्जा कर लो, हम सब जिंदा रह सकते हैं, सब लोग बच सकते हैं। सुपरवाइजर वांग की आंखों में एक चमक आई। ये वही लालच था जो किसी को बर्बादी के कगार से नई जिंदगी की उम्मीद दिखने पर जाग उठता है। ठीक है, बहुत अच्छा, सबको खबर पहुंचाओ। सुनो सब, जो मरना नहीं चाहता, जो भूखा नहीं रहना चाहता, वो मेरे साथ चले। निशाना है पश्चिमी उपनगर। जो भी उस जगह को जीत लेगा, वहाँ का सामान जो चाहे उठा सकता है। ये खबर वायरस की तरह पूरे शरण स्थल में फैल गई। पश्चिमी उपनगर में अनाज गोदाम है। एक खुदगर्ज अमीर जादे ने हजारों टन मांस जमा कर रखा है। चलो हमला करके सब लूट लें। जो लोग अब तक आपस में लड़ रहे थे, उन्हें पल भर में एक साझा निशाना मिल गया। आधे घंटे बाद 5 आर्मर्ड गाड़ियां आगे आगे रास्ता बना रही थी। उनके पीछे दर्जनों मॉडिफाइड ट्रक और उनके पीछे हजारों बचे हुए लोगों की भारी कतार पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान में दाखिल हो गई। झिंग छिंग आगे वाली आर्मर्ड गाड़ी में बैठी थी, हाथ में सुपरवाइजर वांग की दी हुई सूखी बिस्किट लिए, होठों पर एक बेरहम मुस्कान ली। भैया, इस बार मैं तुम्हारे लिए हजारों की फौज लेकर तुम्हें नए साल की बधाई देने आई हूँ। अब देखते हैं तुम कैसे दरवाजा नहीं खोलते। वहीं कतार के सबसे पीछे इंसानी गंध सूंघ कर आया वो जॉम्बी सैलाब भी चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। मौत अब जाल कस रही थी। इस्पात के किले में अलार्म अचानक बज उठा। फिर उसकी जगह एक शानदार गूंजता हुआ संगीत बजने लगा। मैं काले टैक्टिकल कोट में दूसरी मंजिल की बुलेट प्रूफ फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा था। हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए दूर बर्फ में रेंग थी उस लंबी कतार को देखते हुए आखिरकार आ ही गए। मॉनिटर स्क्रीन पर बिखरे लाल बिंदुओं को देखते हुए मेरे होंठों पर मुस्कान फैल गई। सिस्टम इंटरफेस पर एक चेतावनी उभरी। बड़े पैमाने पर दुश्मन लक्ष्य नजदीक आ रहे हैं। दुश्मन की तैनाती, आर्मर्ड गाड़ियां 5, भारी मशीन गन 3, RPG लॉन्चर 5, अवेकेंड 12 और 3000 से ज्यादा हथियारबंद दंगाई। पीछे आ रहे लक्ष्य 5000 लेवल 1 जॉम्बी का झुंड और 3 लेवल 2 म्यूटेंट। सच में मुझे बहुत कीमत दे रहे हैं ये लोग। फिर मैंने हल्का सा वाइन का घूंट लिया। मुझे जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा उत्साह था। इन दिनों घर पर बैठे बैठे मुझे काई तक जमने लगी थी। एबिलिटी अपग्रेड करने और पुरानी फिल्में देखने के अलावा और कुछ करने को था ही नहीं। ये ब्लेड की धार पर नाचने वाला रोमांच ही असल में प्रलय का सबसे बड़ा मजा था। काफिला फैक्ट्री से 500 मीटर पहले रुक गया। स्पीकर से सुपरवाइजर वांग की आवाज आई, अंदर मौजूद व्यक्ति सुनो, हम शरण स्थल नंबर 7 की आधिकारिक बचाव टीम है। अब हम कानूनी तौर पर तुम्हारा सामान और यह शरण स्थल अपने अधिकार में ले रहे हैं। कृपया तुरंत हथियार डाल दो और दरवाजा खोल दो। अगर तुम सहयोग करो तो हम तुम्हें खास सलाहकार का दर्जा देंगे और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेंगे। खास सलाहकार, मैंने माइक पर तिरस्कार से हंसते हुए कहा, यानी खास गुलाम, है ना? फिर मेरी आवाज पूरे इलाके में स्पीकर से गूंज उठी, तंज से भरी हुई। सुपरवाइजर वांग, है ना? मुझे याद है पिछले जन्म में, ओह नहीं, मुझे याद है कि तुम्हें अवेकेंड लोगों को काट काट कर रिसर्च करना कितना पसंद था। क्या इस बार मेरे स्पेस पर रिसर्च करने का इरादा है? सुपरवाइजर वांग का चेहरा उतर गया। उसे अंदाजा नहीं था कि सामने वाला इतना अड़ियल निकलेगा। इज्जत की पेशकश ठुकराकर सजा मांग रहा था। झिंग छिंग, तुमने ही तो कहा था कि तुम दरवाजा तोड़ सकती हो। ऊपर जाकर आवाज लगाओ, जरा दिखाओ अपनी हैसियत। झिंग छिंग को धकेला गया। वो मेगाफोन लेकर आर्मर्ड गाड़ी की छत पर खड़ी हो गई। झिंग बूफान, तुम पूरी तरह घिर चुके हो। जरा इन लोगों को देखो, ये भूख से मरने वाले हैं। तुम अकेले इतना सामान
जबान दबाकर बैठे हो? क्या तुम्हारा जमीर नहीं दुखता? अभी दरवाजा खोल दो तो सब तुम्हारा भला मानेंगे, वरना जब हम अंदर घुसेंगे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। टुकड़े टुकड़े। मैंने सिर हिलाया, फिर उंगली धीरे से कंट्रोल पैनल के एक लाल बटन पर टिका दी। बहन, तुम अब भी इतनी मासूम हो? तुम्हें लगता है इतने लोगों को लाकर तुम मुझे धमका रही हो? नहीं, तुम तो मेरे लिए रास्ता साफ कर रही हो। गोली चलाओ। सुपरवाइजर वांग का सब्र टूट गया। एक आरपीजी रॉकेट गरजते हुए फैक्ट्री के गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन ठीक जब वो गेट से टकराने ही वाला था, एक अदृश्य कवच जल उठा। रॉकेट किसी शीशे से टकराया हो जैसे अजीब ढंग से पलटा और सीधे बगल में खड़े एक ट्रक की तरफ जा टकराया। दंगाइयों से भरा वो ट्रक पल भर में मलबे में बदल गया। क्या? सब हैरान रह गए। जवाबी हमला करो, गोली चलाओ। अनगिनत गोलियां बारिश की तरह दीवार पर बरसने लगी, लेकिन बस चिंगारियां उछलती रहीं, पेंट तक ठीक से नहीं उतरा। फिर मैंने उंगलियां चटकाई, अब मेरी बारी है। इसके बाद बटन दबाया। डिफेंस सिस्टम सीक्वेंस 2 माइनफील्ड एक्टिवेटेड। सबसे आगे दौड़ते दंगाइयों के पैरों तले बर्फ अचानक धंसने लगी। सैकड़ों माइन एक के बाद एक फट पड़ी। बर्फ का मैदान पल भर में लाल हो गया। सैकड़ों लोग बस भाप बनकर उड़ गए। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। भीड़ दहशत में पीछे धकेलने लगी, लेकिन पीछे से आ रहे लोग अब भी आगे बढ़ रहे थे। पूरा नजारा पल भर में अफरा तफरी में बदल गया। तभी पीछे बर्फीले मैदान से एक कान फाड़ती दहाड़ गूंज उठी। धमाकों और खून की गंध से खींचे हजारों ज़ॉम्बी आखिरकार अपने नुकीले दांत निकाल चुके थे। खून की गंध से उकसाए हुए वो पागल कुत्तों की तरह भीड़ के पिछले हिस्से में घुस पड़े। बचाओ ज़ॉम्बी, पीछे ज़ॉम्बी हैं, हम दोनों तरफ से घिर गए हैं। झिंग छिंग, जल्दी अपनी एबिलिटी से सामने की माइनफील्ड साफ करो, जल्दी। सुपरवाइजर वांग की आंखें डर से लाल पड़ गईं। बंदूक झिंग छिंग के सिर पर टिका दी। झिंग छिंग डर से पूरी तरह कांप उठी। इसके बाद उसने पूरी ताकत से सामने की तरफ क्लियर चलाना शुरू किया, लेकिन माइनफील्ड बहुत बड़ा था। उसकी थोड़ी सी ताकत सागर में एक बूंद के बराबर थी। 1 मिनट के अंदर उसकी नाक से खून बहने लगा और वो गाड़ी की छत पर लुढ़क गई। मुझसे नहीं होगा, सच में नहीं होगा। बेकार। सुपरवाइजर वांग ने उसे लात मारकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया और आर्मर्ड गाड़ी में घुसकर पलटने और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे कैसे भाग जाने देता? इतनी दूर आए हो तो कुछ तो छोड़कर जाओ। मैं छत पर खड़ा हुआ, दायां हाथ उठाया और उस मुड़ती हुई आर्मर्ड गाड़ी की तरफ हवा में एक वार किया। स्पेस ब्लेड। एक दिखने वाली काली दरार हवा में चीर गई बिना किसी आवाज के। फिर वो 10 टन से भी ज्यादा भारी आर्मर्ड गाड़ी अंदर बैठे सुपरवाइजर वांग समेत सीधे बीच से 2 टुकड़ों में कट गई। पूरा मैदान सन्न रह गया, मानो सब इस एक वार की ताकत से डर गए हों। क्या यही किसी देवता की ताकत है? लाशों के ढेर में छुपा चेन शू ऊंचाई पर किसी देवता की तरह खड़े उस आदमी को देखता रह गया। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। लड़ाई पूरे 3 घंटे तक चलती रही। बर्फ में गहराई तक भागकर बचे कुछ लोगों को छोड़कर वो 3000 से ज्यादा लोगों की कतार लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। खून की गर्मी ने बर्फ पिघला दी थी और फिर वो जल्द ही मोटी लाल बर्फ की परत में जम गया, जिसने इस पूरी जगह को एक विशाल खुले मुर्दा घर में बदल दिया। ज़ॉम्बी का झुंड भी मेरी भारी मशीन गन की गोलीबारी से लगभग पूरी तरह साफ हो चुका था। बर्फीला तूफान थम गया। आसमान के किनारे एक पीला सफेद चांद टंगा हुआ था, जो इस धरती के नर्क को रोशन कर रहा था। गेट के सामने अब बस 2 जिंदा लोग बचे थे, झिंग छिंग और चेन शू। उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि शुरुआत में गाड़ी से नीचे गिरा दिए जाने के बाद वो आर्मर्ड गाड़ी के मलबे के नीचे मरे होने का नाटक करके छुप गए थे, और यही वजह थी कि वो अब तक बचे हुए थे। गेट धीरे धीरे खुला। मैं हाथ में वो टैक्टिकल कुल्हाड़ी लिए कदम दर कदम दोनों की तरफ बढ़ा। झिंग छिंग जमीन पर घुटनों के बल पूरे चेहरे पर खौन लिए किसी भिखारी की तरह मेरी तरफ रेंगने लगी। मैं दोनों के सामने 2 मीटर की दूरी पर रुक गया। कुछ नहीं कहा, बल्कि सिस्टम स्पेस से एक मेज कुर्सी निकाल ली। फिर एक छोटा सा लाल मिट्टी का चूल्हा भी निकाला। आग जलाई, बर्तन चढ़ाया, पानी डाला, मसाले मिलाए। जल्द ही वो खुशबू फिर से हवा में फैलने लगी। इसके बाद मैंने बारीक कटी भेड़ के मांस की एक थाली निकाली और आराम से उसे उबालना शुरू कर दिया। खाना चाहते हो? मैंने एक टुकड़ा उठाकर भाप को फूंका। झिंग छिंग और चेन शू का गला सूखने लगा। आंखों में तड़प थी, मगर उससे ज्यादा डर। झिंग छिंग रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। ये नजारा तो बहुत जाना पहचाना लगता है। मैंने वो मांस मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाया। पिछले जन्म में मैंने भी तुमसे ठीक इसी तरह गिड़गिड़ाया था। उस दरवाजे के उस पार मैंने तुमसे बस एक घूंट पानी मांगा था, चाहे एक्सपायर हुआ, बिस्किट का टुकड़ा ही सही। तब तुमने क्या कहा था? झिंग छिंग बुरी तरह कांपने लगी। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुमने कहा था कि सामान बस काम के लोगों के लिए है, बेकार लोगों को तो हवा तक बर्बाद करने का हक नहीं। फिर मैंने चॉपस्टिक्स रख दी, ठंडी नजरों से दोनों को घूरते हुए। अब मैं यही बात तुम दोनों को वापस लौटाता हूँ। इसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ। हाथ में टैक्टिकल कुल्हाड़ी छानी में चमक उठी। चेन शू, मैंने आवाज लगाई। चेन शू को लगा शायद उसे बचने का मौका मिलेगा, इसलिए फौरन सिर उठाया। तुमने कहा था तुम झिंग छिंग से प्यार करते हो, उसके लिए मरने को तैयार हो, है ना? जाओ फिर। चेन शू एक पल के लिए हिचकिचाया, बगल में बैठी झिंग छिंग की तरफ देखा। अगर तुम उसे मार दो तो मैं तुम्हें अंदर आकर हॉट पॉट खाने दूंगा, साथ ही एक गर्म कमरा भी दूंगा। मेरी आवाज में एक गहरा लालच घुला हुआ था। शायद मैं तुम्हें एक प्यूरिफिकेशन सीरम भी दे दूं, ताकि तुम भी अवेकेंड बन सको। एक चाकू चेन शू के सामने फेंका गया। ये इंसान के दिल की आखिरी परीक्षा थी। झिंग छिंग दहशत से चेन शू को देखती रही, बिना सोचे समझे पीछे हट गई। चेन शू ने उस चाकू को देखा, फिर झिंग बूफान के पीछे रोशनी से जगमगाते गर्म कले को देखा, फिर सामने खड़ी इस गंदी, अब बिल्कुल बेकार हो चुकी औरत को देखा। उसी पल प्यार नाम का वो नकाब पूरी तरह टूट गया। चेन शू ने झट से चाकू उठाया, चेहरे पर हिंसक भाव लिए झिंग छिंग पर झपट पड़ा। झिंग छिंग चीख पड़ी। बचने की सहज इच्छा ने उसकी आखिरी ताकत जगा दी। क्लियर। हालांकि उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, फिर भी यह वार सही निशाने पर लगा। चेन शू के हाथ में मौजूद चाकू पल भर में गायब हो गया।
गया, लेकिन तब तक वो झिंग छिंग पर पूरी तरह टूट पड़ा था, दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाते हुए। फिर दोनों खून के तालाब में गुत्थम गुत्था हो गए, दो जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे को नोचते खसोटते। कितना घिनौना, बेहद घिनौना नजारा। मैं ठंडी नजरों से यह सब देखता रहा, जैसे कोई हास्यास्पद तमाशा देख रहा हूँ, यहाँ तक कि दोनों पूरी तरह थककर जमीन पर हांफते हुए गिर पड़े। झिंग छिंग का चेहरा नोच नोच कर लहूलुहान हो चुका था और चेन शू की एक आंख अंधी हो गई थी। शानदार, मैंने ताली बजाई, लेकिन अफसोस मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था। इसके बाद मैं दोनों के सामने गया, कुल्हाड़ी उठाई। मेरा सेफ हाउस कभी कचरा स्वीकार नहीं करता। दोनों की निराशा भरी चीखों के बीच कुल्हाड़ी उठी और गिरी, खून सफेद बर्फ पर बिखर गया, मानो कोई खिला हुआ मेरहू फूल हो। इस जन्म का ये हिसाब किताब आखिरकार यहाँ पूरा हुआ। मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका, पलटकर हाथ हिलाया। जमीन पर पड़ी सारी लाशें और दूर पड़े आर्मर्ड गाड़ियों के मलबे सब सिस्टम के डिस्पोजल जोन में समा गए। गेट के सामने की जगह फिर से एकदम साफ सुथरी हो गई। मैं वापस अंदर गया, उस विशाल फर्श से छत तक की खिड़की के पास पहुंचा। बाहर अब भी दहाड़ते बर्फीले तूफान को देखा। ये दुनिया मर चुकी थी, लेकिन मैं अब भी जिंदा था और बहुत अच्छे से जिंदा रहने वाला था। इसलिए मैंने वाइन कैबिनेट से एक कीमती पुरानी विस्की की बोतल निकाली, 2 गिलासों में उड़ेली। एक गिलास जमीन पर बहा दिया, पिछले जन्म के उस बेवकूफ खुद के नाम, और दूसरा आसमान की तरफ उठाया, इस क्रूर लेकिन शानदार नई दुनिया के नाम। प्रलय, नमस्ते, मैं हूँ जिंग बूफान, यहाँ का राजा।